नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने हिंदी व्याकरण में वाक्य प्रकरण शुरू किया हुआ था, जिसमें से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके हमने नाम पढ़े थे। ठीक है, आज उनका हम परिचय करेंगे। उससे पहले हम पीछे जो किया है हमने पिछली वीडियो में, उसकी एक बार फिर से दोहराई कर लेते हैं। तो वाक्य जो है, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वक्ता के आशय को पूर्णतः स्पष्ट करने वाले ऐसे शब्द होने चाहिए, ऐसे शब्द समूह होने चाहिए जो एक व्यवस्थित क्रम में हो। ऐसे शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये दो या दो से अधिक शब्द है, शब्द समूह है, और इनसे हमें वक्ता के आशय का स्पष्ट हो रहा है भाव कि वक्ता कहना क्या चाहता है। तो इन ऐसे शब्द समूह को हम वाक्य कहेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य जिसके विषय में बात की जाए या फिर जिसके बारे में वाक्य के अंदर कहा जाए। ठीक है, और विधेय कौन सा होता है? जो जिसकी बात की जाए वो तो हो गया अपने उद्देश्य, और उसके बारे में जो कहा जाए, ठीक है, जो उद्देश्य के विषय में कहा जाए वह अपने विधेय होगा। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम के बारे में बात की जा रही है, तो राम उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ता है, राम के बारे में यह कहा जा रहा है कि पुस्तक पढ़ता है, तो यह अपने विधेय हो जाएगा। फिर हमने किया था रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं अपने रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। दूसरा है अपना संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा है अपना मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल वाक्य। अब सरल वाक्य कौन सा होता है? जिसमें सरल नाम से ही पता चल रहा है, सरल वाक्य साधारण वाक्य होता है। ठीक है, जिसमें हमने दो अंक किए थे ना, उद्देश्य और विधेय। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, और उसके अंदर एक सामान्य क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे वाक्य जो है अपने सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य हो, और एक विधेय हो, एक विधेय हो, और इसमें एक क्रिया होती है। ठीक है, एक क्रिया होती है, वो अपने सरल वाक्य के अंदर आएंगे। ठीक है, सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में एक विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो। ठीक है, वाक्य के दो अंग पढ़े थे हमने, उद्देश्य और विधेय, और इसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे कि सीता गाना गाती है। तो इसमें क्या है? एक उद्देश्य है सीता, जिसके बारे में बात की जाए या फिर जिसके विषय में कहा जाए, तो सीता के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है इस वाक्य में। और कहा क्या जा रहा है? गाना गाती है। यह क्या हुआ? इसके सीता के विषय में क्या क्या कहा जा रहा है कि गाना गाती है, यह अपने विधेय हो गया। ठीक है, और यह उद्देश्य हो गया। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक विधेय होता है, तो वो अपने
सरल वाक्य होते हैं। और उसके अंदर एक क्रिया होती है, यहाँ पर गाना गाती है, गाना गाने की क्रिया हो रही है। ठीक है, क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, गाना गाया जा रहा है सीता के द्वारा। तो एक क्रिया होती है सामान्य, ठीक है, वो अपने सरल वाक्य होंगे। इसके अलावा एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, जैसे कि गीता खाना पकाती है। गीता खाना पकाती है, तो यहाँ पर गीता के विषय में बात की जा रही है। यहाँ पर इस वाक्य में गीता के विषय में बात की जा रही है, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए वो अपने उद्देश्य हो गया। और क्या कर रही है, क्या बात की, इसके विषय में क्या कहा जा रहा है कि खाना पकाती है, तो यह अपने विधेय हो गया। इसीलिए ये क्या है, अपने सरल वाक्य है। सरल वाक्य कौन से होते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। इसमें एक क्रिया होती है, यहाँ पर खाना पकाने की क्रिया हो रही है, तो गीता खाना पकाती है। इस वाक्य में गीता उद्देश्य है और खाना पकाती है विधेय है। इसी कारण से यह अपने सरल वाक्य होता है। ठीक है, आगे है अपना संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं वाक्य के। पहला आपने सरल वाक्य कर लिया, अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, इसके अंदर 2 उपवाक्य होते हैं। ठीक है, 2 उपवाक्य होते हैं और दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और एक योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, योजकों से जुड़े हुए होते हैं। योजक यानी कि और, किंतु, परंतु, इन योजकों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो और वे योजकों से जुड़े हुए हों, योजकों से जुड़े हुए हों, ऐसे अपने वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य हो और वे योजकों से जुड़े हुए हों। योजकों यानी कि अव्यय, समुच्चयबद्धक अव्यय जो होते हैं अपने, और ये वाले जो है ना, अथवा, या, ये इनसे जुड़े हुए हों और 2 उपवाक्य हों, वो दोनों स्वतंत्र हो। जैसे कि वह दिल्ली गया और उसने लाल किला देखा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 उपवाक्य है, वह दिल्ली गया और क्या है, उसने लाल किला देखा। ये 2 उपवाक्य है और योजक यहाँ पर क्या है, और है। तो ये 2 उपवाक्य जुड़े हुए हैं, दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। वह दिल्ली गया, ठीक है, यह इस पर आश्रित नहीं है। उसने लाल किला देखा, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। और ये जो है बीच में योजक या फिर अवयव से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर और आ गया, या आ सकता है, तथा, एवं, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे ना, इसके अंदर मगर आ सकता है, तो वे अपने संयुक्त वाक्य के अंदर आएंगे। जैसे कि एक उदाहरण और देख लेते हैं, मोहन सो रहा है। मोहन सो रहा है, मगर सोहन
मगर सोहन नाच रहा है या फिर खेल रहा है। ठीक है, नाच रहा है। तो मगर ये जो अव्यय आ गए ना, लेकिन आ जाए, मगर आ जाए, और आ जाए, एवं आ जाए, तो इस प्रकार के जो अपने बीच में अव्यय आ जाते हैं या फिर योजक आ जाते हैं और दो उपवाक्यों से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों पढ़ के देखिए, मोहन सो रहा है, सोहन नाच रहा है, दोनों स्वतंत्र है अपने अपने उपवाक्य। ठीक है, मोहन सो रहा है यह अपने अंदर स्वतंत्र है, सोहन नाच रहा है यह अलग उपवाक्य है जो कि स्वतंत्र है, और यह मगर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों उपवाक्य एक योजक से जुड़े हुए हैं और ऐसे वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हो, ठीक है, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हो तो यह वाक्य है, इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य है। मोहन सो रहा है, सोहन नाच रहा है। इसी तरह वह दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा। ये दो स्वतंत्र उपवाक्य हो गए और वे योजकों से जुड़े हुए हों। ठीक है, और योजकों से, जैसे कि यहाँ पर और है, इससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों उपवाक्य जो है और से जुड़े हुए हैं। इसी तरह ये दोनों उपवाक्य जो है मगर से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हों, ऐसे वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं और ये जो है अपने संयुक्त वाक्य होंगे। वह दिल्ली गया और उसने लाल किला देखा। मोहन सो रहा है मगर सोहन नाच रहा है। ठीक है, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हो, जिस वाक्य में दो, यह वाक्य है इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य है। ठीक है, और ये दोनों जो है एक योजक से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये जो है अपने संयुक्त वाक्य होंगे। ठीक है, यह था अपना दूसरा भेद रचना की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं अपने अगले भेद की, तीसरे की। तीसरा भेद होता है अपने मिश्रित वाक्य। ठीक है, कौन सा? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है? ठीक है, मिश्रित वाक्य, इस शब्द को पढ़ने से ये हमें पता चल रहा है, यानी कि मिक्सर है। ठीक है, एक मिक्स है। तो इस वाक्य में, जिन वाक्यों में एक अपने प्रधान उपवाक्य हो और बाकी जो उपवाक्य हैं वो उस प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहे या फिर आश्रित रहे, ऐसे वाक्य जो है अपने मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। कैसे? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष जो है, शेष अपने उस उपवाक्य पर आश्रित हो, उस उपवाक्य पर आश्रित हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? अपने मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी जो बच गए वो उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहें, ऐसे उपवाक्य जो है अपने, ऐसे वाक्य जो है मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि उसने कहा कि, उसने कहा कि। अब देखिए यह क्या है? उसने कहा कि, क्या कहा हमें पता नहीं है। आगे जो हम शब्द लिखेंगे ना वो इस पर आश्रित रहेगा, वो लिखेंगे ना वो इसके ऊपर आश्रित रहेगा। हमें पता नहीं है कि उसने कहा कि, यह वाक्य है, यह अपने प्रधान वाक्य हो गया। क्या कहा, जो कहा जाएगा वो इसके ऊपर आश्रित वाक्य रहेगा। ठीक है, उसने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा।
तो यह अपने एक प्रधान वाक्य हो गया। क्या कहा, वह कल दिल्ली जाएगा। तो वह कल दिल्ली जाएगा, यह वाक्य जो है इस वाक्य पर आश्रित है। इसके बिना यह वाक्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो अपने मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, आगे हम करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए हैं? 8 भेद। आइए देखते हैं उनको भी। ये है अपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो 8 भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयाधिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये 8 है अपने अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य कौन से होते हैं? पहला है अपना विधानार्थक वाक्य। इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का वर्णन हो या फिर बोध हो, होने का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? अपने विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का वर्णन हो या फिर किसी कार्य के होने का बोध हो। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता सोती है। ठीक है, सरल वाक्य जो थे ना, उसी प्रकार के सरल वाक्य जो थे उसी प्रकार के वाक्य जो है अपने विधानार्थक वाक्य होते हैं। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता सोती है। यहाँ पर एक कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? सीता सोती है, सोने का कार्य हो रहा है। पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है। ठीक है, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का वर्णन हो उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे है अपने निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कौन सा होता है? जिस वाक्य में नकारात्मकता का भाव हो। ठीक है, जिस वाक्य में नकारात्मक भाव हो। ठीक है, वो अपने कौन से होंगे? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा कौन सा है अपना? निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में नकारात्मक का भाव हो। नकारात्मक यानी कि नहीं वाले शब्द। नहीं, न कार्य के न होने का भाव होता है, जिसमें कार्य के न होने का भाव, वो अपने निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जिसमें नहीं आ जाए, जैसे कि वह विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, वह खाना नहीं खाता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, वो अपने निषेधवाचक वाक्य के अंदर आएंगे। जिस वाक्य में नकारात्मक भाव हो, यानी कि कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है। जिस वाक्य में यहाँ पर वह विद्यालय नहीं जाता है, तो नहीं आ गया ना। यहाँ पर वह खाना नहीं खाता है, न होने का भाव हो रहा है, खाना नहीं खाने का। यहाँ पर विद्यालय नहीं, न जाने का। तो न किसी कार्य के न होने का भाव हो, या फिर इसे हम कह सकते हैं जिस वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट होता है। ठीक है, जिस वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट होता है उसमें अपने निषेधवाचक वाक्य होगा। वह विद्यालय नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है अपने निषेधवाचक वाक्य के अंदर आएंगे।
आगे है अपना आज्ञावाचक, ठीक है। आगे तीसरा अपना वाक्य कौन सा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है ये। तीसरा है आज्ञावाचक। तो जिस वाक्य में प्रार्थना या फिर आज्ञा, जिस वाक्य में आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, ठीक है, जिस वाक्य में आज्ञा या फिर कोई भी प्रार्थना का भाव होता है, वे कौन से वाक्य होते हैं, अपने आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिस वाक्य में कोई भी आज्ञा हो या फिर कोई भी प्रार्थना का भाव होता है जिस वाक्य को पढ़ने से, ऐसे वाक्य जो है अपने आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि कृपया मेरा यह काम कर दीजिए, कृपया मेरा यह काम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, उससे रिक्वेस्ट, प्रार्थना की जा रही है कि कृपया मेरा यह काम कर दीजिए। आदेश, तुम यहाँ आओ, तो आदेश दिया जा रहा है उसको कि यहाँ आओ। तो वे इस प्रकार के शब्द जो होते हैं, वो वाक्य जो होते हैं, वो अपने आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में आज्ञा या फिर प्रार्थना का भाव होता है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है या फिर किसी को आज्ञा दी जाती है, तुम यह करो, तुम वह करो, तुम यहाँ आओ, तुम वहाँ जाओ, या फिर कृपया मेरा यह काम कर दीजिए, कृपया मुझे पेन दीजिए। तो इस प्रकार के प्रार्थना वाले शब्द या फिर आज्ञा वाले शब्द जो होते हैं वो आज्ञावाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आगे है अपने प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा होता है, जिसमें अपने किसी से प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, वे अपने प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, बाद में ये प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है ना, जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, उस वाक्य को पढ़ते ही हमें ऐसा लगे कि सामने वाले से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य अपने प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है अपने प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। आगे है विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें हर्ष या फिर कोई भी विस्मय का बोध होता है। हर्ष यानी कि कोई भी खुशी आती है, अचानक जो कोई भी खुशी आ जाती है ना, ठीक है, अचानक जो भी कोई खुशी आ जाती है, जिस वाक्य में हर्ष या फिर विस्मय का बोध होता है, तो वो कौन से होते हैं, अपने विस्मयादि बोधक होते हैं। हर्ष यानी कि अचानक जो अपने खुशी आती है या फिर विस्मय होता है, तो वो अपने विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे अभी 10वीं का रिजल्ट आया है, तो लगभग 80% से ऊपर आए हैं सभी के। तो उन्होंने अचानक रिजल्ट देखा अपना, अचानक इतने, जिसके 100% आए उसने देखे थे कि मेरे 100% है, तो अरे वाह 100% आ गए, तो उसे अचानक खुशी हुई। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना,
वो अपने विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। जैसे कि वाह, इसके अंदर विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आ जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर ये वाला चिन्ह आ जाए ना, उसमें विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। वाह, कितनी सुंदर इमारत है, कितनी सुंदर इमारत है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो अपने विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। जिस वाक्य में हर्ष विस्मय का बोध होता है तो वो अपने विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। वाह, कितनी सुंदर इमारत है। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो वाक्य जो होते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। आगे है अपना इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छावाचक में क्या होता है, इच्छा प्रकट, जिस वाक्य में इच्छा प्रकट होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, इच्छा या फिर अपने कह सकते हैं इसको कामना, शुभ कामना। ठीक है, जिस वाक्य में कोई इच्छा या फिर शुभ कामना, ठीक है, शुभ कामना का बोध होता है, बोध होता है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, अपने इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छा यानी कि जैसे कि आज मेरी पिज्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है, तो इस प्रकार की इच्छा जो है अपने इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। शुभ कामना जैसे कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। ठीक है, प्रभु तुम्हारी दीर्घ आयु करें। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या फिर इच्छा प्रकट होती है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे 100% नंबर आए। ठीक है, तो इच्छा प्रकट हो रही है कि उसकी इच्छा है कि मेरे 100% नंबर आए। ठीक है, तो इस प्रकार के इच्छा वाले वाक्य या फिर शुभ कामना, उसने शुभ कामनाएं की है कि तुम्हारी भगवान तुम्हारी दीर्घ आयु करे। ठीक है, सदा सुखी रहो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो अपने इच्छावाचक वाक्य के अंदर आते हैं। आगे है संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिस वाक्य में किसी संदेह का बोध होता है। ठीक है, संदेह कैसे देखते हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, संदेहवाचक कौन सा होता है, जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है, संदेह का बोध होता है। वे वाक्य कौन से होते हैं, अपने संदेहवाचक। कैसे, जैसे कि हम क्लास में बैठे हैं, कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे हैं, अपने मान लीजिए हिंदी की क्लास आ गई, तो हिंदी की क्लास में अध्यापक नहीं आए 5-10 मिनट तक। ठीक है, हिंदी की क्लास में 5 या 10 मिनट चले गए और अध्यापक नहीं आए, तो हम क्या सोचेंगे, शायद। ठीक है, शायद वाले जो शब्द होते हैं ना, शायद आज हिंदी वाले अध्यापक नहीं आए हैं। ठीक है, तो कन्फर्म नहीं है, संदेह है बच्चों को कि शायद आज हिंदी वाले अध्यापक नहीं आए हैं, शायद उसने अपना काम कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, शायद यह पत्र उसने लिखा। ठीक है, जो संदेह वाले वाक्य होते हैं, हमें कन्फर्म नहीं होता है। ठीक है, शायद यह पत्र उसने लिखा, शायद आज हिंदी वाले अध्यापक नहीं आए हैं, तो शायद वाले जो होते हैं ना वो अपने संदेहवाचक वाक्य के अंदर आते हैं। आगे है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, कौन सा, संकेतवाचक वाक्य।
संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है? संकेतवाचक वाक्य होता है अपने जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है। ठीक है, वे वाक्य जो है अपने संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं कई बार कि अगर तुम कल स्कूल आओगे तो मैं आऊँगा। ठीक है, अगर तुम कल स्कूल में आओगे तो मैं आऊँगा। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो निर्भर वाले एक वाक्य पर दूसरा वाक्य जो है अपने निर्भर रहता है। जैसे कि अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो होते हैं ना वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा। ठीक है, अगर तुमने खाना खाया, तुम खाना खाओगे तो मैं खाऊंगा। इस प्रकार के जो एक दूसरे पर निर्भर वाले वाक्य होते हैं ना, वो अपने होते हैं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानार्थक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होते हैं, ऐसे वाक्य अपने संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा, अगर परिश्रम करोगे तो ही पास होगे, तो एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो अपने संकेतवाचक वाक्य होते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा था रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उनको हमने पढ़ लिया है उदाहरण के साथ। आज का आपका काम क्या है, जो कि आपको कॉपी में लिखकर अपने हिंदी के अध्यापक को चेक करवाना है, तो वो है आपका सरल वाक्य की परिभाषा व उदाहरण। ठीक है, और संयुक्त वाक्य की परिभाषा व उदाहरण, फिर है मिश्रित वाक्य की परिभाषा व उदाहरण। ठीक है, 3 प्रश्न ये हो गए। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों की परिभाषा व उदाहरण जो हम यहाँ पर करवा दी गई है आपको, वो लिखकर आपको अपने अध्यापक को चेक करवानी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।